बंसल वायर एंड इंडस्ट्रीज, जी हाँ, इस कंपनी से करेंगे हम मुलाकात। स्टेनलेस स्टील वायर बनाने वाली कंपनी ये, और वॉल्यूम के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी स्टील वायर मैन्युफैक्चरर है। 3 सेगमेंट में काम करती है, अलग अलग 3 सेगमेंट हैं, और वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनियों में से शामिल होती है। 3000 से ज़्यादा इनके एसकेयूज़ और अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। 50 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट होता है, और लगभग पूरे देश भर में प्रेजेंस है बंसल वायर की। 2 खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अरुण गुप्ता साहब जो चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ प्रणव बंसल साहब है जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, और दोनों का लंबा तगड़ा है, गहरा अनुभव है। गुप्ता साहब तो 38 साल का अनुभव रखते हैं, प्रणव जी 5 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं इस बिजनेस का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहता हूँ। पहले जरा सर आपके बिजनेस के बारे में समझाएं, एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या कारोबार करती है, कहाँ करती है, कैसे करती है? Our Bansal Wire is a manufacturer of steel wires. जी। स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर के हम उत्पादन करते हैं, और ये हमारा बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड 1938 से स्टार्ट हुआ। मेरे फादर ने वायर का बिजनेस स्टार्ट किया 1938 में, ट्रेडिंग की। उसके बाद 1985 में हमने बंसल वायर की स्थापना की, और उसके बाद आगे आगे हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़े, प्रोडक्ट ऐड किया, और आज इस मुकाम पर हैं। नाउ ओवर टू प्रणव। तो जैसे मैंने फादर ने भी कहा, मैं आज इस फैमिली की थर्ड जनरेशन हूँ इन अरे दिस वाह, बिजनेस। क्या बात है। एंड टुडे वी आर मेजरली इन 3 स्ट्रीम्स। पहला हाई कार्बन, स्टेनलेस स्टील और लो कार्बन। स्टेनलेस स्टील में आज हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वायर्स में, वेरस हाई कार्बन और लो कार्बन में आज हम इंडिया के दूसरे नंबर पे आते हैं इन कैपेसिटी। और आज हमारे तकरीबन 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 5000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, और हम तकरीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज में अपना मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रणव जी, ये बताइए कि आपके वायर खरीदता कौन है, आपके कस्टमर कौन है? तो सर, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये बताऊंगा कि हमारी वायर की यूसेज एक पिन से लेके एक प्लेट तक आपको हर जगह हमारी वायर, ओके। चाहे वो एक सेफ्टी पिन हो, चाहे वो बोइंग हो, हर जगह हम सप्लाई करते हैं। तो हमारे कस्टमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, और चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हर एक इंडस्ट्री में हम सप्लाई करते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एज अ स्ट्रैटेजी व्हाट वी हैव डन इज कि हम कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री से 25% से ज़्यादा अपना रेवेन्यू नहीं जाना। ओके। तो हमने अपने आप को काफी कुछ डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है इन द लास्ट 85 साल जो हम बिजनेस में हैं, कि आज हमारे लिए कोई एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, या कोई एक कस्टमर इतना बड़ा नहीं। तो आज फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो हमारा 18% के आसपास का रेवेन्यू ऑटोमोटिव से आता है। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग, केबल और एग्रीकल्चर। बात है। इस तरीके से ही कस्टमर की तरफ से भी जो हमारे 5000 कस्टमर हैं, इसमें से ऐसा एक कस्टमर भी नहीं है जो हमारा रेवेन्यू का 5% या उससे ज्यादा ठीक बात हमें है। तो देता है। जरा मेरी मेरी जानकारी के लिए, समझ के लिए बताइए, जैसा आपने कहा कि स्टेनलेस स्टील वायर बनाने में आप नंबर 1 है, और वो जो कार्बन वाले जो हैं उसमें नंबर 2 है। तो स्टेनलेस स्टील में नंबर 2 कौन है इंडिया में, और कार्बन वाले में जिसमें आप नंबर 2 है उसमें नंबर 1 कौन है इंडिया में, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि आपको किस कंपनी के साथ कंपेयर करना है? तो सर, हमारे बिजनेस में आज हम नंबर 2 है ओवरऑल, सिर्फ टाटा के बाद। ओके। टाटा इज नंबर 1 इन आवर कंट्री, हाँ हाँ। इन आवर इंडस्ट्री, एंड वी आर नंबर 2। बट अदर देन दैट सर, ऑनेस्टली हम मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हम इन कस्टमर से इन सप्लायर से कम्पीट करते हैं, हम इस कंपनी से कम्पीट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं दैट वी आर अ वेरी यूनिक हम्म। कंपनी इस मामले में कि हमारे बाद ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमारा 50% का भी साइज हो जिसका। तो लिस्टेड पेयर्स कोई है आपकी, कोई और कंपनियां हैं लिस्टेड जो जिनसे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? हाँ सर, अगर आप हमारे प्रोस्पेक्टस में देखें तो 3 कंपनीज होंगी जो हमने लिस्टेड एंटिटीज की तरह दिया हुआ है। एक कंपनी है राजरत्न, सेकंड इज डीपी वायर, एंड थर्ड इज वेद मुथ्था।
ये 3 कंपनी है। एक लिस्टिंग के पैरामीटर से हमने इसको दिया है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखें हमारा बिजनेस और बाकी किसी भी कंपनी का बिजनेस इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऐसा और कोई कंपनी नहीं है जिसके पास ये प्रोडक्ट की वैरायटी हो, जिसके पास इतने सारे कस्टमर हो या ये वो नहीं। इंडिया में आज हमारे बाद कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका साइज हमसे 50% भी हो। अरुण गुप्ता साहब, ये समझना चाहता हूँ फिलहाल आपकी कैपेसिटी कितनी है, और क्या इस आईपीओ के बाद कुछ और एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं? यदि हाँ तो कितनी बढ़ेगी और कब तक? आज की तारीख में हम करीब 2.5 लाख टन तार बनाते हैं साल का। और अभी हमारे 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 3 गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, एक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और 5वां प्लांट अपकमिंग है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी करीब 3.5 लाख टन साल की। और वो इनिशियल प्रोडक्शन उसकी हम स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे रैंप अप होगी। तो मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगा जी कि आज ऑलरेडी हम 2.5 लाख से एक 3.5 लाख टन का नया प्लांट, जो कि 1.5 गुनी जहाँ पे आज हैं हम उसका 1.5 गुना कैपेसिटी नहीं लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम इस साल में 2.5 गुनी कैपेसिटी पे आ जाएंगे। और इंडिया की मार्केट, जैसे मैंने बोला, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हम सप्लाई नहीं करते। तो आज अगर देश का विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है, तो हमारे हर एक कस्टमर, हर एक इंडस्ट्री में हमारी डिमांड बढ़ती प्रणव जी, है। इसी को देखते हुए आपके रॉ हम मटेरियल के तौर पर आप क्या यूज़ करते हैं? स्टील, जिंक वगैरह करते हो? अगर इनके दाम अगर बढ़ते हैं तो आपको नुकसान होता है, इनके दाम घटते हैं तो आपको फायदा होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जी, मैं इसको आपको बताता हूँ। अगर आप हमारे 10 साल के भी नंबर देखें तो एज अ कंपनी हमने 18 से 20% हर साल ग्रो करा। ऐसा कोई साल नहीं था जिसमें हमने अपनी ग्रोथ नहीं की। और ऐसे ही आप अगर हमारा एबिटा देखेंगे या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, हमारी मार्जिन देखेंगे, तो जब तक हम स्टील लेते हैं और जिंक लेते हैं, और दीज आर टू प्रोडक्ट जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसके प्राइस में उतार चढ़ाव काफी रहता है। बट उसके बाद भी 10 साल का भी अगर आप हमारा रिजल्ट देखें तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन काफी स्टेबल रही। उसका मेन उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इन द लास्ट 85 ईयर्स हम एक कॉस्ट प्लस मॉडल इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर पाए। तो आज जो हमारा रॉ मटेरियल में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, हम कस्टमर को पास ऑन कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक कोई ऐसा बड़ा कस्टमर नहीं है जो 5% भी हमारी सेल का लेता हो, तो हमारा प्राइस एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है मार्केट में। इसी वजह से कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हमारी आगे कस्टमर्स को पास ऑन होती है। हमने एक कन्वर्जन मॉडल स्टैब्लिश कर पाए हैं, कॉस्ट प्लस मॉडल स्टैब्लिश कर पाए। प्रणव जी, अब दो सवाल मेरे फाइनेंशियल्स को लेकर हैं। पहले तो ये कि आपके EBITDA मार्जिन 6% के आसपास हैं। जनरली इस इंडस्ट्री में हमने दूसरी कंपनियों के देखे 10% के आसपास है। आपके कम होने की वजह, और क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? क्या आप भी 10% तक पहुंच सकते हैं? तो सर मैं इसमें आपको ये बोलूंगा कि हमारे जो 3,000 प्रोडक्ट्स हैं, 3,000 प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरीके का मार्जिन है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारा 6% एबिटा है, शायद किसी को कम लगता होगा। पर हम इस बिजनेस को कैसे देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। हम ये समझते हैं जी कि आपने कितने पैसे लगाए और आपको क्या वापस मिला। हम अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। ये नहीं कि आपने किस उस पैसे से कितना रेवेन्यू जनरेट करा और उसके बाद क्या करा। एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब है कि आपने क्या पैसा लगाया और आपको क्या मिला। वो हम 18, 20, 22% के आसपास टारगेट करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन आर इक्विटी इतना हो। अब चाहे उससे मैं 1% एबिटा का प्रोडक्ट बनाऊं या 20% एबिटा का प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि हमारे बिजनेस में एसेट टर्न हर प्रोडक्ट का अलग अलग रहता है। तो एबिटा किसी का 2% भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है। पर 2% वाला और 20% वाला दोनों प्रोडक्ट में मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी सेम रहता है। तो मेरे लिए वो दोनों प्रोडक्ट ही सेम। एक और जो 100 करोड़ रुपए की आपने आपने आरएचपी में दिखाई कि कंटिजेंट लाइबिलिटी है, वो क्या है? और क्या उसको लेकर क्या स्टेटस है? क्या वो जिम्मेदारी आ सकती है कंपनी पर पे करने की? नहीं सर, अगर आप हमारा टोटल हिस्ट्री भी देखें तो ऐसी कोई लाइबिलिटी ज्यादातर नहीं है कभी भी हमारी पूरी हिस्ट्री में, 35 साल 40 साल की, जिसके अंदर हमने कोई बड़ी लाइबिलिटी पे करी है। और ये भी ऐसे ही चीज है, इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसी चीजें आती रहती हैं और ठीक ठीक होती है।
एक बार मैं अरुण गुप्ता साहब से भी एक सवाल लेना चाहता हूँ सर, वो ये कि कर्ज को लेकर 681 करोड़ का जो हमारे पास नंबर है, आपका कर्ज है इस वक्त कंपनी पे, क्या आईपीओ से इसे चुकाएंगे, और यदि हाँ तो कितनी बचत होगी फिर? आईपीओ से हम रिपेमेंट के लिए हमने दिया भी हुआ है शेड्यूल। दूसरा, इसमें से 200 करोड़ का जो हमने टर्म लोन लिया लास्ट ईयर, जो हम अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारा आ रहा है, जिसकी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है, उसके लिए इसमें से 200 करोड़ का टर्म लोन है, और बाकी हमारा वर्किंग कैपिटल है। ओके, और जो आईपीओ लाने का जो पर्पज है वो भी यही है कि हम डेप्ट की रिपेमेंट करेंगे और आगे वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ रखेंगे और आगे प्रोग्रेस करेंगे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब, मंजिल साहब, आप दोनों का हमें समय देने के लिए। आपका आईपीओ खुल रहा है, आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स अच्छा मिले और दमदार एक्शन आगे देखने को मिले। धन्यवाद आपका। बंसल वायर्स, ये कंपनी बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी में, कल से खुलेगा ये आईपीओ, परसों से 3 से 5 जुलाई, ये है आपके लिए डेट्स। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आ ही चुकी है।